बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज हम वीसीपी डीसीवी 6.0 का 8th लेक्चर करेंगे। और सबसे पहले बढ़ते हैं कि हमने जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने क्या चीज़ कवर की है, और फिर देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ को कवर करेंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो वी सेंटर हमारा सर्वर है उसकी कुछ सेटिंग्स में देखी, जिसमें हमने इसको GUI बेस्ड भी लॉगिन करके देखा और वेब बेस्ड भी इसको लॉगिन करके देखा। फिर हमने रोल्स एंड जो परमिशन है इसकी वो देखी, डिफरेंट किस्म की रोल्स एंड परमिशन, एक्टिव डायरेक्टरी को ऑथेंटिकेट करवा के डिफरेंट यूजर्स को परमिशंस वगैरह कैसे देते हैं, कैसे असाइन करते हैं। फिर मैंने आपको अलार्म्स का बताया और एक दो अलार्म्स आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाए कि अलार्म्स क्या होते हैं और वी सेंटर में ये किस तरह काम करते हैं, और अगर आप मैन्युअली किसी अलार्म को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट में एक वर्चुअल मशीन का जो टेम्पलेट है वो देखा कि हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट, और टेम्पलेट हम कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट से मशीन कैसे डिप्लॉय करते हैं, आंसर फाइल्स कैसे सेव करते हैं हम, और डोमेन ज्वाइन जब करवाते हैं मशीन को आफ्टर द टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट तो वो कैसे की जाती है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जो VMware की परफॉर्मेंस है उसको उसको करेंगे, परफॉर्मेंस को हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस में हम जो परफॉर्मेंस ग्राफ्स हैं इसके वो आपको मैं दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस ग्राफ्स को आप कहाँ से देख सकते हैं। फिर रिसोर्स पूल के बारे में आपको बताऊंगा कि रिसोर्स पूल्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। और फिर हम चलेंगे वी मोशन के ऊपर, और वी मोशन में हम स्टोरेज वी मोशन करेंगे और सिंपल वी मोशन अपना VM वी मोशन भी करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूं इधर रिसोर्स जो ग्राफ है वो तो आपको मैं इंटरफेस उसका दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो कैसा होता है। तो मेन चीज़ अभी हमारा फर्स्ट जो मेन है वो है रिसोर्स पूल। अच्छा, रिसोर्स पूल क्या होते हैं। रिसोर्स पूल्स आपको अलाउ करते हैं किसी भी EXI के ऊपर डेलीगेशन कंट्रोल। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक इमेज लोड करूँ, अब देखें ये मेरा फॉर एग्जांपल EXI होस्ट है और इसकी जो एक्चुअल रैम है वो 3 GB है और 6 गीगा का इसका जो प्रोसेसर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं ये रिसोर्स पूल यहाँ दो नहीं बनाता और मैं यहाँ एक दो तीन चार 5 मशीन्स बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं इन पांचों मशीनों को 1 1 GB दूंगा तब भी मेरी ये रैम कंप्लीट नहीं होती। तो क्या होगा कि मेरा ये सिस्टम, मेरी मैनेजमेंट सही नहीं हो सकेगी कि कौन सी मशीन कितनी ले रही है या कौन सा डिपार्टमेंट इस वक्त कितनी रैम वगैरह यूज़ कर रहा है। रिसोर्स पूल क्या करता है कि जब आप रिसोर्स पूल बनाते हैं तो आप उसमें असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक PR मार्केटिंग का रिसोर्स पूल बनाया है। ठीक है, मार्केटिंग का मैंने एक रिसोर्स पूल बना के, ठीक है, मैंने उस रिसोर्स पूल को कह दिया कि इस रिसोर्स पूल पे 2 GHz प्रोसेसर है, इसको अलाउ किया मैंने, और 1 GB इसको मैंने रैम असाइन कर दी है। अब 1 GB जब इसको असाइन हो चुकी है तो ये इस रिसोर्स के लिए डेडिकेट हो चुकी है। इस 1 GB को ये कभी यूज नहीं कर सकता या कोई और मशीन यहाँ यूज नहीं कर सकती। और जो बाकी दो बची थी उसका मैंने एक यहाँ रिसोर्स पूल बना दिया और इस रिसोर्स पूल में मैंने बाकी 2 GB अपनी ऐड करवा दी। ठीक है, जब मैंने ये रिसोर्स पूल यहाँ बना दिया, यहाँ अब जो इसके अंदर मशीन्स हैं, अब वो चाहे 512 पे चलें, 1 GB पे चलें, 2 GB पे चलें, वो कभी भी 1 GB से ज़्यादा रैम यूज़ नहीं कर पाएंगी, चाहे मेरे होस्ट पे बाकी 2 GB फ्री पड़ी हो। अगर मेरा ये रिसोर्स असाइन किया हुआ ये दोनों मशीन मेरी शट डाउन है और यहाँ मेरे पास अवेलेबल है 2 GB फ्री स्पेस, फिर भी ये जो मशीनें हैं ये 1 GB से ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, तो 2 GB आपके पास यहाँ फ्री रहेगी। ये आप करते हैं जब आपने डिपार्टमेंट वाइज मशीनों को मैनेज करना होता है। अपनी जो आपकी वर्चुअल रैम है उसको आपने डिवाइड करना होता है डिपार्टमेंट वाइज या यूजर वाइज। कि जाहिर बात है अब आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि VMs बना दें और उसके अंदर रिसोर्स पूल ना हो तो जो मर्जी आए जिस मर्जी जैसे मर्जी VM क्रिएट करे और जितनी मर्जी उसके अंदर जो ट्रैफिक है वो यूज करे और आपकी बाकी जो इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएं। तो आप क्या करते हैं, आप रिसोर्स पूल बना देते हैं, इंपॉर्टेंट के लिए अलग कर देते हैं। मार्केटिंग जैसे मेरा इंपॉर्टेंट है तो मैंने मार्केटिंग को अलग कर दिया, या मेरा QA इंपॉर्टेंट है तो मैंने QA जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने इसको अलग कर दिया मार्केटिंग से, और मैंने कहा मैं तुम्हें 2 GB देता हूँ जो तुम्हें हर टाइम अवेलेबल रहेगी। एंड चाहे मेरी मशीन्स पे यहाँ और 5 6 रिसोर्स पूल नहीं, सिंपल VMs भी हों या मेरे पास ये भी हो, तो जो ये रिसोर्स 2 GB मैंने साइन कर दिया वो हमेशा इसको ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वी मोशंस की। वी मोशन क्या होता है। ठीक है, वी मोशन क्या करता है, वी मोशन आपको एक कंपैटिबल ये एक सॉरी फीचर प्रोवाइड करता है
कि आप अपनी एक रनिंग वीएम को, अगर आपका फॉर एग्जांपल एक मशीन है, एक विंडोज है, विंडोज 7 सर्वर जो भी है, ठीक है, वो इस टाइम रन कर रहा है, प्रोडक्शन में चल रहा है, लोग उसको यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके किसी एक सर्वर पे कोई इशू आ गया, या आपके एक सर्वर की जो यूटिलाइजेशन है वो अब चली गई है, ठीक है, या आपका कोई प्लान है कि आपने इसको सर्वर को शट डाउन करके एक रीबूट देना है, कोई मसला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी मशीन को शट डाउन करेंगे? नहीं, आप शट डाउन नहीं करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। आप क्या करेंगे? आप उसके ऊपर सिंपल राइट क्लिक करके उसको माइग्रेट कर देंगे फर्स्ट सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर, ठीक है। जब आप फर्स्ट सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर इसको माइग्रेट करेंगे तो जो आपकी वीएम है वो रनिंग स्टेट में ही एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर माइग्रेट हो जाएगी। और एक और चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो वी मोशन फीचर, ये जो वी मोशन है, ये क्लस्टर लेवल का फीचर है, ठीक है। इसके लिए आपको क्लस्टरिंग करनी पड़ेगी, आपको एटलीस्ट आपके पास 2 EXI होस्ट होने चाहिए, ठीक है, जो आपको EXI होस्ट होने चाहिए जो ये काम प्रोवाइड कर सके, ताकि आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव कर सकें, ठीक है। दूसरा जो स्टोरेज वी मोशन है वो आपको क्या अलाउ करता है, इसमें तो वो सिंपल वीएम माउंट करवा रहा है शेयर्ड स्टोरेज से। स्टोरेज क्या करेगा? स्टोरेज आपकी जो जो वीएम डीकेस फाइल है उनको भी रनिंग स्टेट में एक स्टोरेज से एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव पर मूव कर देगा, और आपकी जो मशीन है वो रनिंग स्टेट में ही रहेगी, ठीक है। जैसे मैं आप वी मोशन की फॉर एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये आपका शेयर्ड स्टोरेज है, ठीक है, ये आपका शेयर्ड स्टोरेज है, इस ये एनएफएस है, और अभी हम एनएफएस को करेंगे भी, एनएफएस एक शेयर्ड स्टोरेज बनाएंगे, उसको हम माउंट करवाएंगे, ठीक है। ये आपका एनएफएस है। इस एनएफएस के बाद आपने क्या किया, ये आपका वी सेंटर है या वी स्पेयर है, दो क्लाइंट्स है ये, ठीक है, इन दोनों का क्लस्टर है, ठीक है, ये क्लस्टर है या वैसे ही मौजूद है आपके डाटा सेंटर में, ये क्लस्टर है 2 EXI। आपने अब आपकी एक ये वीएम है जो इस सर्वर पे रन कर रही है, अब आपने इसको शट डाउन करना है, ठीक है, या आपने इसको डाउन करना है, या आपको इसका रिसोर्स चाहिए, फ्री करने रिसोर्स, ये बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रही है वीएम और इस पे इतनी स्पेस फ्री पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मशीन को इस सर्वर पे मूव कर दूंगा रनिंग स्टेट में ही, मशीन मेरी चलती रहेगी। अगर आप उसको पिंग लगाएंगे तो बिल्कुल माइनस, बिल्कुल पिंग स्लो होगा, ट्रैफिक स्लो होगी थोड़ी सी कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन पिंग खत्म नहीं होगा। अगर पिंग खत्म भी होगा तो वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आपको उसका पिंग आना बंद हो जाएगा, लेकिन और वो मशीन आपकी एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे मूव हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका जब आपने जो सिंपल वीएम है उसको मूव करना है, और इसका जो डाटा स्टोर है वो वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टोरेज करते हैं तो जैसे ये आपकी EXI है, ये आपका फॉर एग्जांपल ये है VMs हैं एक की, और आपने एक और VMD के अपने सर्वर में ऐड, सॉरी, हार्ड ड्राइव अपने सर्वर में ऐड की है। अब आप चाहते हैं कि आप कुछ यहाँ से मशीनें हैं, जो ये मशीन है इसकी VMD के फाइल इससे इस स्टोरेज से इस स्टोरेज पे मूव करनी है। तो जब आप ये काम करना चाहेंगे तब आप स्टोरेज वी मोशन करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टोरेज वी मोशन में और सिंपल वी मोशन में ये डिफरेंस है। सो आज की लैब में हम सबसे पहले एनएफएस कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। एनएफएस कॉन्फ़िगर करने के बाद हम वी मोशंस के फीचर्स देखेंगे और वी मोशन को हम करके देखेंगे। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ और देखते हैं कि लैब में हम आज एनएफएस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर हम उसको यूज कैसे करें। ओके गाइस, लैब में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये मेरा जो डोमेन कंट्रोलर प्लस फाइल सर्वर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है। और तो मैं क्या करूंगा, अब इस फाइल सर्वर पे अपने एक एनएफएस का फोल्डर शेयर करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अगर मैं अपने रोल्स में जाऊंगा तो मुझे यहाँ एनएफएस का जो फीचर है या रोल है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग का जो रोल होता है वो इंस्टॉल हो जाता है ताकि शेयरिंग आपकी इनेबल रहे। बस मुझे उसको एक्सपेंड करके उसमें से एक एनएफएस सर्वर का फीचर इंस्टॉल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे इसके कुछ फीचर इंस्टॉल करेंगे और फिर इसकी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा, आप भी मेरे ख्याल में आपने भी कर लिया होगा, एक डीसी और फाइल सर्वर अपना रेडी कर लिया होगा। सो अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपके लिए ये इजी होगा। सबसे पहले हम रोल्स एंड फीचर में क्लिक करते हैं, इसको नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस्ड पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ मेरे पास फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में मैं आऊँगा, ठीक है, और यहाँ मैं सर्वर फॉर एनएफएस इसको क्लिक करके आप ऐड फीचर्स कर देंगे। कुछ फीचर्स की डिमांड कर रहा है आपसे, आप इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। सो ये इंस्टॉल हो जाए
फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, तो ये फीचर हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद जो हमने जाना है वो हमने करनी है इसकी कुछ फीचर्स ऐड करने हैं इसके अंदर। सो उसके लिए दो मेथड हैं। अगर आप CMD से करना चाहें, सॉरी पावर शेल से करना चाहें, पावर शेल से कर सकते हैं। सो मैं तो जनरली पावर शेल से करूँगा इसको। तो पावर शेल में एक कमांड लिखेंगे आप, DISM.exe स्पेस, सॉरी स्पेस / ऑनलाइन स्पेस enable feature space feature name colon admin UI space / all। ठीक है, सबसे पहले हम ये फीचर इंस्टॉल करेंगे। ओके, इनेबल फीचर, ओके, TURE, ओके। तो पहले ये फर्स्ट फीचर करेगा और हर फीचर इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे रीस्टार्ट का कहेगा, तो आपने रीस्टार्ट नहीं करना है इसको। ठीक है, हम लास्ट वन पे इसको रीस्टार्ट कर रहे होंगे। अब इसी तरह मैं एक दूसरा फीचर इंस्टॉल करूंगा और मैं इसको नेम दे दूंगा NIS का। ठीक है, अभी मैं इसको रिस्टार्ट नहीं कर रहा। और अब मैं तीसरा फीचर इसके अंदर इंस्टॉल करूंगा, PSync का, PSYNC। और अब इस फीचर के बाद हम इसको रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को, और जब ये रिस्टार्ट होकर वापस आएगा, अच्छा रिस्टार्ट होकर जब वापस आएगा तो फिर देखते हैं कि इसने कौन सा टैब है जो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी में ऐड किया। बल्कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, अगर अभी मैं रिस्टार्ट करने से पहले अपने डोमेन के अंदर किसी भी यूज़र की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ले रहा हूँ, तो यहाँ देखें, यहाँ अभी कोई यूनिक्स आईडी या इस तरह का कोई टैब नहीं आ रहा, सिंपल टैब जो एक्टिव डायरेक्टरी में होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे तो ये रिस्टार्ट होकर वापस आएगा, तो फिर देखते हैं कि इसके अंदर कौन से जो फीचर इसके अंदर टैब ऐड हुआ है और फिर उसको हमने कैसे यूज़ कर। ओके गाइज, अच्छा ये सिस्टम रिस्टार्ट हो गया फीचर्स इंस्टॉल होने के बाद। अब हमने जो थर्ड हमारी है काम वो हमने करना है। सबसे पहले हम जाएंगे इसके डोमेन में। अच्छा, डोमेन में अगर आप किसी भी अब यूज़र की प्रॉपर्टीज़ लेंगे तो आपको एक यूनिक्स एट्रीब्यूट का एक टैब नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये एक नया टैब ऐड हुआ फीचर्स ऐड करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं एक न्यू ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप का आप नाम दे दें कोई भी, फॉर NFS या जो भी आप नाम देना चाहें, और इसको ओके कर दें। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप के अंदर आके आपने यूनिक्स एट्रीब्यूट में अपनी जो डोमेन है वो वो सिलेक्ट करनी है। मेरी जो लैब है इसलिए मेरे पास लैब आ रहा है, और ये लैब सेलेक्ट करके इसको आपने 0 कर देना। ओके, 0 करके आप इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं यूज़र पे जाऊं और यूज़र फॉर एग्जांपल अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड करता हूं, तो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी मैं सेम बिहेवियर करूंगा, और प्राइमरी ग्रुप इसका फॉर NFS हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसकी NFS की प्रॉपर्टीज़ लेंगे, और इसके अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स में हम एडमिनिस्ट्रेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये काम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, और अगर मैं इसमें जाऊं तो यहाँ आपके पास एक नया फीचर आ रहा होगा NFS का, सर्विसेज फॉर नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में लेंगे और एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम है, तो मेरे सिस्टम का नाम फॉर एग्जांपल होस्ट नेम क्या है, DC। ठीक है, तो मैं अगर dc.lab.local कर दूंगा, ये फुल्ली क्वालिफाइड मेरा डोमेन नेम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसको ओके कर दूंगा, और इसको मैं सर्विसेज चेक कर लूंगा। ये मेरा जो सर्वर मैंने अभी क्रिएट किया है NFS के लिए वो है, और सर्विसेज की स्टार्ट है। ठीक है,
स्टार्ट के बाद अब हम जाएंगे एक फ़ोल्डर शेयर करेंगे। फ़ोल्डर शेयर करने के लिए मैं यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ NFS का, ठीक है। और इसके बाद जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा तो शेयरिंग के साथ साथ आपके पास NFS शेयरिंग का टैब भी आ जाएगा। NFS शेयरिंग पे आपने क्लिक करके मैनेज करके शेयर दिस फोल्डर कर देना है, ठीक है। ये इसको आप सेम रहने दें, अलाउ एनोनिमस एक्सेस -2 परमिशंस पे आप जाएंगे तो ऑल मशीन्स को रीड एंड राइट असाइन कर दें, ठीक है। असाइन करके आप अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। अब आपने एक NFS का शेयर कर दिया। अभी आप देखिएगा कि इसका आइकन चेंज हो गया है, ठीक है। अब आपने NFS का जो शेयर है वो क्रिएट कर दिया। अब NFS के शेयर के बाद अब हम चलेंगे अपने EXI पे। तो अब हम इससे कनेक्ट करेंगे 131 से, अपने जो वी सेंटर है उससे, और मैं यहाँ अपने क्रेडेंशियल दूंगा। फिर हम इसको इंस्टॉल इग्नोर कर देंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमने सबसे पहली चीज़ क्या करनी है सबसे पहली चीज़ हमने ये करनी है कि फॉर एग्जांपल वो जो शेयर फोल्डर वो मेरे डीसी पे शेयर है। तो जैसा कि आपको मैंने नेटवर्किंग क्लास में पढ़ाया था कि आपको एक वी कर्नल पोर्ट बनानी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास जितनी भी वी कर्नल पोर्ट्स हैं, अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँ और अब हम नई वी कर्नल पोर्ट बनाते हैं एक, ठीक है। अब हम मैं ऐड नेटवर्किंग करूँगा, वी कर्नल पोर्ट सेलेक्ट करूँगा इसके लिए, और निक 1 ओके, ठीक है। क्योंकि मेरा अभी ये सब DHCP पे है तो अभी मैं इसको DHCP पे ही रहने दूंगा, ठीक है। यूज दिस पोर्ट फॉर वी मोशन, सॉरी वी मोशन नहीं, अब हम कर रहे हैं, अभी हम NFS कर रहे हैं, फॉर NFS, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ऑब्टेन ऑटोमेटिकली DHCP से, और इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद जब हम अपने स्टोरेज में जाऊंगा और स्टोरेज में मैं अब ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद नेटवर्क स्टोरेज NFS जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ मैं IP दूंगा। IP मेरा इस वक्त है 192.168 और आई गेस इट्स 135। ये आपका फाइल सर्वर है। इसका पहले आप IP देखें, इसका IP क्या है, 195.135, ओके, 195.135, और जो फोल्डर उसके अंदर है वो है NFS। और जो जिस डाटा स्टोर के नेम से जो यहाँ नेम शो होगा वो क्या होगा, मैं उसे कहता हूँ नेम को रख दे शेयर्ड स्टोरेज, ठीक है। और मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, अब मैं इसको फिनिश कर दूंगा अब देखें मेरे पास शेयर्ड स्टोरेज आ चुका है, ठीक है। ये NFS का फोल्डर है। अगर मैं इसको ब्राउज करूंगा और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ VMs का, ठीक है। अब ये फोल्डर अगर आप अपने DC में जाके इसके अंदर देखेंगे तो ये फोल्डर यहाँ भी आ चुका है। और इसी तरह जब मैं यहाँ फोल्डर कोई बनाऊंगा, न्यू फोल्डर 2, तो वो मेरे पास, अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा, सॉरी, अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन करूंगा तो वो न्यू फोल्डर मेरे पास यहाँ भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शेयर्ड डाटा स्टोरेज, हमने इसको माउंट कर लिया। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने या तो अपनी कोई मशीन इस शेयर्ड डाटा स्टोर में मूव करनी है, ठीक है, इस शेयर डाटा स्टोर में मूव करनी है, और या तो हमने कोई मशीन अपनी शेयर डाटा स्टोर में क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस मशीन को ऑन कर देता हूँ। तो अभी हम करेंगे अपना वी मोशन के लिए। तो वी मोशन के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो आपका चाहिए नेटवर्किंग। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो नेटवर्किंग वी कर्नल पोर्ट होती है, ये पोर्ट यूज़ करता है वी मोशन। जैसे ये पढ़ भी सकते हैं कि वी मोशन आईस्केजर NFS के लिए वी कर्नल पोर्ट यूज़ करेगा। तो अभी हम इसको निक 2 असाइन करते हैं, ठीक है फिलहाल, और इसको नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ मैं अपनी कोई एक स्विच बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं अपना एक सिंपल नेम दे देता हूँ, फॉर VMOTIN मोशन, ठीक है। और ये मैं साइन कर दूंगा यूज दिस पोर्ट ग्रुप फॉर वी मोशन। आप अगर इसको चेक कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ आप स्टैटिक IP दे सकते हैं। मतलब मैं अगर 5.5.5 दे दूं और 255.0.0 दे दूं, ये IP आपका सिर्फ EXI के आपस में जब मशीन मूव कर रहा होगा तो इस IP से वो मूव करेगा, ठीक है। तो अभी आप इसको नेक्स्ट कर दें और इसको फिनिश कर दें। इस IP की कनेक्टिविटी कहीं से नहीं होगी, ठीक है। ये सिंपल वी मोशन के लिए, ट्रैफिक के लिए यूज होगा। तो अभी जैसा कि मैंने इसको दे दिया है वी मोशन का, तो अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि ये जो हमने शेयर डाटा स्टोर बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक मशीन को
मूव करना है। तो मूव करने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे मूव करने के लिए या तो मैं इसके अंदर मशीन बनाऊं, ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसमें मशीन क्रिएट करूं। नहीं तो दूसरा मेरे पास ऑप्शन जो है, अगर मैं इस मशीन को ऑन कर देता हूं, ठीक है, और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन है माइग्रेट का, ठीक है। अगर मैं इस पर माइग्रेट पे क्लिक करता हूं, तो मैं अभी होस्ट तो नहीं चेंज कर रहा इसका, मैं इसका डाटा स्टोर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, डाटा स्टोर। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो वीएम लोकल रूट डाटा पे पड़ी हुई है, ये यहाँ से होके शेयर डाटा स्टोर पे कॉपी हो जाए। अगर मैं आपको दिखा दूं तो अगर इस वक्त मेरे पास, सॉरी, अगर मैं इसको बंद कर दूं और मैं अगर आपको ये दिखा दूं, तो टेस्ट वाली जो मेरी मशीन है वो डाटा स्टोर 1 में पड़ी हुई है, ठीक है। टेस्ट मशीन मेरी डाटा स्टोर 1 में पड़ी हुई है, और जो मेरा शेयर स्टोरेज है वो ये है शेयर स्टोरेज, इसके ऊपर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इस मशीन को इस डाटा स्टोर पे मूव करना है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और अब ये मशीन मेरी इस टाइम रन है, मशीन चल रही है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, माइग्रेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर मैं चेंज डाटा स्टोर पे यहाँ से क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, अब यहाँ से मैं शेयर डाटा स्टोर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और इस ऑप्शन को आप सेम फॉर्मेट एज सोर्स, मतलब सोर्स में अगर इसकी वीएमडी के थिन प्रोविजन थी, तो जहां मूव होने जा रहा है वहां भी ये थिन प्रोविजन ही रहे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांस में जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर आप इसकी किसी और जगह रखना चाहते हैं और ये फाइल किसी और जगह रखना चाहते हैं वीएमडी के, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो बेसिक में जाके मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे प्रोग्रेस में अब ये मूव होना शुरू हो गया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो ये मूव हो जाएगा आपके उस डाटा स्टोर के अंदर। ओके गाइस, तो ये मशीन मेरी मूव हो चुकी है मेरे शेयर डाटा स्टोर के ऊपर। तो देखते हैं सबसे पहले इस मशीन को, अगर मैं अपने यहाँ से होस्ट की शेयर डाटा स्टोर में जाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मशीन इस वक्त इस डाटा स्टोर में यहाँ होस्टेड है, ठीक है। ये हमने जिस तरह इसको वी मोशन के ज़रिए किया था। और अगर मैं अपना लोकल डाटा स्टोर खोलूँ तो यहाँ से ये मशीन जा चुकी है। अगर आप डाटा स्टोर शेयर करना चाहें तो आप इस तरह अपनी मशीन का डाटा स्टोर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ हमने देखनी थी, वी मोशन करना था हमने होस्ट का। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्लस्टरिंग करेंगे तो यहाँ हम एक और होस्ट ऐड करेंगे। तो जब वो क्लस्टर बन जाएगा तो उस वक्त जो वी मोशन फीचर है वो हम यूज़ कर सकेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वी मोशन का दूसरा फीचर करेंगे। तो अभी एक और चीज़ हमारी पेंडिंग है, वो है रिसोर्स पूल्स। अब हम इसके रिसोर्स पूल्स को देखते हैं कि रिसोर्स पूल इसमें कैसे बनते हैं। अगर मैं अपने इस होस्ट पर राइट क्लिक करूँ और न्यू रिसोर्स पूल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ सबसे पहले वो मुझसे नेम पूछेगा। तो मैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट का नाम दे दूँ या अपने के लिए, तो मैं अगर कह दूँ फॉर HR, ठीक है। अगर मैं फॉर HR को दे दूं तो ये मुझसे पूछेगा शेयर रिसोर्सेज का। तो मैं ऐसे कहूँगा नॉर्मल रहे या हाई रहे, या आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और रिजर्वेशन कि कितना जो CPU का हिस्सा है वो रिजर्व करे ये रिसोर्स अपने लिए, जो इसके पास हमेशा अवेलेबल रहे। अगर मैं इसे कंप्लीट फुल कर दूंगा तो ये जितना भी है उसका फुल ले आएगा। तो अभी इसको मैं नॉर्मल रखता हूँ कि इतना आपको आपके पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जो आप रिजर्व कर लोगे अपने पास, ठीक है। और एक्सपेंडेबल रिजर्वेशन कि अगर मैं अपनी जो रिजर्वेशन है उसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके 1000 से लेके 3000 तक आप अपने पास रिजर्व रख सकते हो, तो ये मैं उस चीज़ को क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अनलिमिटेड करेंगे तो ये फिर रिजर्व इसको अनलिमिटेड कर देगा। अगर आप लिमिटेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी अनलिमिटेड रहने देते हैं। इसी तरह ये आपसे मेमोरी का पूछेगा, मेमोरी यूजेज, मेमोरी रिजर्व, हाई, कस्टम। तो अगर मैं इसको नॉर्मल रहने दूं, ये मुझसे MB पूछ रहा है, तो मैं अगर इसके लिए 6 MB रिजर्व कर दूं और ठीक है इसको अनलिमिटेड रहने देता हूँ, 6 MB मैं इसको रिजर्व कर दूं, और इसी तरह आप इसको अनलिमिटेड को कर सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा। सो ये मेरा
रिसोर्स पूल बन गया है। तो अब इस रिसोर्स पूल्स के अंदर मैं मशीनें बना सकता हूँ, ठीक है, बजाय इसके कि मैं अपने इस होस्ट के ऊपर मशीन्स बनाऊं जो इस होस्ट को जितने भी प्रोसेसर उसको यूज़ करें। मैंने एक सेपरेट उनको असाइन कर दिया, जिसमें मैंने उनकी 2 GB 3 GB रैम असाइन कर दी, इनको प्रोसेसर असाइन कर दिया। अब इसके अंदर जब वो मशीन बनाएंगे तो वो मैक्सिमम 2 GB या 3 GB जितना ही मैंने उनको असाइन किया है उसका रिसोर्स, उससे ज़्यादा वो अपनी मशीन्स को नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अभी तो ये जो मेरी मशीन है ये इस रिसोर्स पूल से बाहर है। अगर मेरी कोई मशीन इस रिसोर्स पूल में होगी तो वो आपको इस तरह नजर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई भी मशीन बनाता हूँ, टेस्ट मशीन, ठीक है, और इसको इसी के अंदर जाने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं सिंपल। हम सिंपल हम बनाएंगे, ओएस तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाना चाहता हूँ। जब ये मशीन क्रिएट होगी तो ये किस तरह नजर आएगी, ये देखें। जब जब आप इसका प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मशीन है वो नजर आएंगी, ठीक है, और जब आप इसके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो जो इस रिसोर्स में मशीनें हैं वो आपको नजर आएंगे। तो इस तरह आप डिफरेंट रिसोर्स अपने बना के अपने डेटा सेंटर को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो क्लस्टरिंग का होगा। तो क्लस्टरिंग के लेक्चर के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 होस्ट होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, 6.0 के। तो एक तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, आप नेक्स्ट लेक्चर तक एक और मशीन तैयार कीजिएगा जिसमें EXI जो 6.0 के साथ हो। फिर हम इन दोनों मशीन्स का क्लस्टर बना के इनके 2 फीचर्स हम पढ़ेंगे, DRS और HA, उन दोनों को कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो ये चीज़, ये सेटअप अपना कर लीजिएगा ताकि हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करें अपने लेक्चर्स को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।